हेलो एवरीबडी। आज के क्लास में हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। YDSE स्टार्ट कर दिया। YDSE के कुछ हम वेरिएशन देखेंगे आज कि YDSE में किस तरीके के वेरिएशन के साथ क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो नॉर्मल सवाल होते हैं जो जेईई मेंस में आते हैं वो सवालों में सिंपल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें 2 स्लिट्स होती हैं, उसमें से लाइट रे पास करते हैं। उनका पाथ डिफरेंस किसी भी थीटा पोजीशन के लिए, यानी स्क्रीन पे अगर सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल ऊपर या नीचे जाओगे तो पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता है। उस डी साइन थीटा को मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए एन लैम्डा या ऑड लैम्डा बाई 2 के बराबर करते हैं। अगर आपको थीटा दिया है तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा, फेज डिफरेंस से रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो कुल मिला के 3-4 सवाल हैं। या तो पोजीशन दे के इंटेंसिटी पूछेगा, या इंटेंसिटी देके पोजीशन पूछेगा, या कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है उसकी पोजीशन पूछेगा। तो आपको 2-3 चीजें पता चल गई, या तो इंटेंसिटी देके पोजीशन पूछेगा या फिर पोजीशन देके इंटेंसिटी पूछेगा। जैसे सवाल है स्क्रीन पे 2 मिलीमीटर ऊपर पे इंटेंसिटी बताओ, तो 2 मिलीमीटर का थीटा निकाला, उसको डी साइन थीटा में लिखा, डी साइन थीटा से पाथ डिफरेंस आ गया। अब पाथ डिफरेंस को 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो फेज डिफरेंस आ गया, और फेज डिफरेंस को इंटेंसिटी के फॉर्मूले में डाल दिया। एक तरीका। दूसरा तरीका ये बोला कि अगर मैंने मैंने किसी पॉइंट पर 5th मैक्सिमा बना हुआ देखा तो वहां पर पोजीशन कौन सी है, तो या तो 5 बीटा से सॉल्व कर दो, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, या फिर आप y को वैसे ही सॉल्व कर लो कि हमने इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस निकाल लिया और पार्ट डिफरेंस को डी वाई बाई कैपिटल डी में रख दिया या डी साइन थीटा में रख दिया, उधर से साइन थीटा आ जाएगा। चलिए आज अभी हम लोग इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे या आगे के सिचुएशंस करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस किया जा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है सराउंडिंग मीडियम पूरे apparatus का बदल दे, या फिर लाइट रे जो पास करती हो उसमें बोल दे कि जो लाइट रे है ऊपर के स्लिट को हमने एक स्लैब से कवर कर रखा है, यानी कि उसमें से लाइट रे किसी मीडियम को चेंज करके जाएगी, या फिर हमने जो सामने से आते हुए सोर्स की लाइट रे को थोड़ा टिल्ट कर दिया, यानी सोर्स को थोड़ा नीचे कर दिया, नीचे से लाइट रे आ रही है। तो इस तरह के कुछ वेरिएशन है। अभी जैसे जैसे देखते जाओगे आपको क्लियर होता जाएगा। चलिए पहला सिचुएशन हम ये देखते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे होता है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस या पोजीशन का ग्राफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट है ओ वाला पॉइंट, अगर इसको मैं सेंट्रल मैक्सिमा बोलूं तो ये जो फर्स्ट मिनिमा वाला पॉइंट है ये स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर होगा, आप कहेंगे बीटा बाई 2। तो ये जो फर्स्ट मैक्सिमा वाला पॉइंट है यानी कि पहला मैक्सिमा सेंट्रल के बाद जो आता है वो कितना दूर है, आप कहेंगे बीटा। फिर ये कितना दूर है, 3 बीटा बाई 2। फिर सेकंड मैक्सिमा कितना दूर है, 2 बीटा। इस तरीके से बीटा के डिस्टेंस पे हमको अलग अलग पोजीशन पे मैक्सिमा और बीटा बाई 2 आगे चलने पर मिनिमा यानी ऑड बीटा बाई 2 पे मिनिमा दिखते रहेंगे। इसके हिसाब से हम पाथ डिफरेंस के हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे सेंट्रल मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस 0 है तो ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा, ऐसे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के साथ ग्राफ बना सकते हैं। ये वाई के साथ ग्राफ है। तो अगर मैं आपको इंटरफेरेंस पैटर्न में कैसा दिखता है वो बताऊं तो यहां पे 2 स्लिट्स होते हैं और सामने जो जगह है ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे ये जगह सेंट्रल मैक्सिमा है। वैसे तो सेंटर ऑफ स्क्रीन है लेकिन अभी ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल बीच में बन रहा है। तो ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा ऐसे चल रहा है। तो इंटेंसिटी का ग्राफ अगर स्क्रीन के हिसाब से ड्रॉ करें तो ऐसे दिखेगा, यानी अलग अलग जगह पर इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, ऐसे ऐसे पोजीशन वाइज इंटेंसिटी कम ज्यादा होते हुए आपको दिखाई देगी। ग्राफ ना थोड़ा बना लेना, डिजाइनर है तो इसके अलग अलग पोजीशन पे इंटेंसिटी का फंक्शन अलग अलग होगा। तो हम ये देखेंगे जैसे सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड इंटेंसिटी जैसा चेंज हो रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा के साइड में भी इंटेंसिटी दोनों साइड वैसे ही चेंज हो रहा है। सेकंड मैक्सिमा के आगे पीछे भी इंटेंसिटी सिमिलरली चेंज हो रहा है फोर्थ मैक्सिमा के। तो हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखते थे जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, अगर इस फाई को मैं लेस देन 2 पाई रखूं तो ये जो आंसर है ये फाई जो है फेज डिफरेंस फ्रॉम नियरेस्ट मैक्सिमा भी लिख सकते हैं। वैसे तो हम 0 से लिखते थे
लेकिन नियरेस्ट मैक्सिमा भी लिख सकते हैं। मैं ये जो बताना चाह रहा हूं उसका मतलब समझना। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की हाफ है। आपने उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाला, यहां पे हाफ रखा तो हाफ कैंसिल, मतलब ये आई मैक्स कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हाफ आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, 5/2 का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा, फाई का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये 90 डिग्री एक सिंगल आंसर नहीं होता, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा वाले फंक्शन बार बार अपने वैल्यूज को रिपीट करते आगे आने वाले एंगल पे भी। जैसे कॉस 90 पे जैसे कॉस 45 पर वैल्यू 1/√2 होता है, वैसे ही कॉस 135 पर भी वैल्यू 1/√2 होगा या -1/√2 होगा, लेकिन स्क्वायर कर रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे 45 भी आ सकता है, 135 भी आ सकता है, 225 भी आ सकता है। तो 45 के ऐसे 1, 3, 5, 7 ऐसे मल्टीपल बहुत सारे आ सकते हैं जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ हो जाए। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि cos थीटा का वैल्यू 1/2 है तो थीटा का वैल्यू बताओ, तो लोग क्या बोलते हैं कि थीटा का वैल्यू सर 60 डिग्री है। आपको पता है ये आंसर पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 1/2 केवल 60 डिग्री पे नहीं होता। 60 डिग्री इसका स्मॉलेस्ट आंसर है 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में 60 डिग्री पर cos थीटा का वैल्यू 1/2 होता है। लेकिन क्या केवल एक ही एंगल पे cos थीटा का वैल्यू 1/2 होता है? नहीं, आप कहेंगे 300 पर भी cos थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 0 से 2 पाई जाते हुए जो स्मॉलेस्ट एंगल मिलता है, या 0 से 180 जाते हुए जो स्मॉलेस्ट एंगल मिलता है, हम उस पे वैल्यू निकाल देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। तो आपको ये आइडिया है कि हम जनरली एंगल का आंसर स्मॉलेस्ट निकालते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब भी फाई का वैल्यू 2 पाई से छोटा कभी भी आप लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट निकालेंगे, या कॉस फाई का वैल्यू अगर 2 पाई से छोटा होगा तो ये ना, ये जो आपका आंसर आएगा ये नियरेस्ट मैक्सिमा से आएगा। अब मैं आपको एक दो सवाल करके दिखाता हूं इसके, लेकिन मैं आपको फिर से लिख देता हूं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इंटेंसिटी विच इज 4I0 भी लिखते थे हम लोग, कॉस स्क्वायर π/2। मैं फिर से लिख देता हूं, अगर फाई का वैल्यू आप लेस देन 2 पाई लिखें तो फाई इज फेज डिफरेंस फ्रॉम नियरेस्ट मैक्सिमा। तो आपको जब आंसर पूछा जाएगा तो किस मैक्सिमा के आप सबसे पास हैं, उससे आपको निकालना पड़ेगा कि उससे आगे जाना है या पीछे जाना है। ये प्लस माइनस में आंसर बनेगा, मैं आपको क्लियरली अभी सिखाता हूं। देखिए जरा ये सवाल देखो, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल, नियरेस्ट मैक्सिमा कहां से बोल रहा है? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है और उसका 1/4 रिजल्टेंट इंटेंसिटी करना है। तो मैंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज Imax/4 इंटू कॉस स्क्वायर π/2। ये Imax कैंसिल करा तो cos π/2 का वैल्यू हो गया 1/2। इससे सॉल्व किया तो 5/2 का वैल्यू हो गया, cos 60 होता है, ये 60 डिग्री हो गया, डिग्रीज में लिख रहे तो फाई का वैल्यू लिख दिया 120 डिग्री, यानी कि 2π/3। फाई का वैल्यू हो गया 2π/3। अब ये 2π/3 जो भी सबसे नजदीक वाला मैक्सिमा है वहां से फेज डिफरेंस आया। अगर मैं पाथ डिफरेंस बोलूं इसका, तो 2 पाई की जगह लैम्डा लिख देंगे, λ/3 हो जाएगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा पे टोटल पाथ डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। तो इस पॉइंट का टोटल पाथ डिफरेंस λ/3 है, यानी यहां पे जो दो सोर्सेस पहुंच रहे हैं उनकी लाइट रे λ/3 का पाथ डिफरेंस बना रही है। अब अगर डेल्टा एक्स को हम y में कन्वर्ट करना चाहें तो बस लैम्डा की जगह बीटा लिख दो, तो β/3 हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू β/3 हो गया। अब आप इसका मतलब समझना, जैसे ये स्क्रीन होता है तो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा से आगे चलोगे यानी ऊपर जाओगे तो भी इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, नीचे जाओगे तो भी डिक्रीज करेगी, और यहां से ये नेक्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस बीटा है और ये जो मिनिमा तक का डिस्टेंस β/2 है। तो आप यहां देख रहे हैं इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो इससे मिनिमा की तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज करता जाएगा। तो इस मैक्सिमा से, सेंट्रल मैक्सिमा से डिक्रीज करते करते इंटेंसिटी हो चुका है
I/4, ये वाला इंटेंसिटी है I/4, ये इंटेंसिटी है I, यहां पे I है तो ये I/4 है, तो इसका पोजीशन आ रहा है β/3। कहां से आ रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा से। लेकिन यही सवाल में अगर पूछा होता कि डिस्टेंस फर्स्ट मिनिमा से कितना होगा, तो आप फर्स्ट मिनिमा के ऊपर और नीचे 2 पॉइंट हमें मिल जाते, जहां पे β/3 फर्स्ट मिनिमा से ऊपर जाने पर और β/3 फर्स्ट मिनिमा से नीचे आने पर 2 जगह इंटेंसिटी I/4 हो जाती। तो ये जो I/4 इंटेंसिटी है, ये किसी भी नियरेस्ट मैक्सिमा से β/3 है। कोई बोलता बताओ फर्स्ट मिनिमा से कितना ऊपर में ये पॉइंट मिलेगा, तो आप फर्स्ट मिनिमा से भी β/3 ऊपर चले जाओ, सेकंड मिनिमा से कितना ऊपर ये पॉइंट मिलेगा, वहां से भी β/3। तो आपको किस पॉइंट की बारे में बात कर रहा है उसका पोजीशन निकालने के लिए सिचुएशन या सवाल करना पड़ता है। ये एक क्वेश्चन हो गया। जितना लैम्डा की जगह बीटा लगा देंगे तो पोजीशन ऑन स्क्रीन आ जाएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको। अगर स्क्रीन पे पोजीशन चाहिए तो बीटा के टर्म्स में लिखो, और पाथ डिफरेंस चाहिए तो लैम्डा के टर्म्स में, फेज डिफरेंस चाहिए तो पाई के टर्म्स में लिखो। चलिए एक सवाल और। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लाइंग बिटवीन 6th मिनिमा एंड 6th मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लाइंग बिटवीन 6th मैक्सिमा एंड 6th मिनिमा ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ। तो हमने बोला कि यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा यहां है, 6th मिनिमा यहां 5.5 पे होगा, 6th मिनिमा पहले होगा 5.5 बीटा पे, और 6th मैक्सिमा होगा 6 बीटा पे। अब बोल रहा है इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे इंटेंसिटी 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाए, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी का 1/4। अभी अभी हमने निकाला कि अगर मैं I/4 इंटेंसिटी लिख दूं, I max/4, तो हमारा सवाल सॉल्व करने पर cos स्क्वायर 5/2 ये सॉल्व करे तो अभी अभी फाई का वैल्यू हमने निकाला था तो आया था 2π/3। लेकिन 2π/3 यहां से फेज डिफरेंस नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा से नहीं है, ये नियरेस्ट मैक्सिमा से है। अब हमको जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट 6th मैक्सिमा और 6th मिनिमा के बीच में है, तो 6th मैक्सिमा से पीछे है और 6th मिनिमा के आगे, इनके बीच का पॉइंट है। ये नहीं बोला कि 6th मैक्सिमा के अबव, ऐसा नहीं बोला, 6th मैक्सिमा और 6th मिनिमा के बीच में, तो यानी 5 बीटा से 6 बीटा से कम और 5.5 बीटा से ज्यादा, ऐसा पाथ डिफरेंस ढूंढना है। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस आया या जो हमारी पोजीशन आई वो उसके बगल वाले मैक्सिमा से β/3 दूर आई, यानी पाथ डिफरेंस आया λ/3। और डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट मिनिमा, फ्रॉम नियरेस्ट मैक्सिमा आया β/3। अब मुझे बताओ कि हमको सेंट्रल मैक्सिमा से ये पॉइंट कितना दूर दिखेगा, जबकि नियरेस्ट मैक्सिमा से ये β/3 डिस्टेंस पे आ रहा है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा फिजिक्स वाले जो लोग हैं वो हमेशा cos थीटा का वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में निकालते हैं, यानी वो जो भी आंसर आएगा वो 0 से 3 से 0 से 2π के बीच में आंसर आएगा। अब 0 से 2π के बीच का जो आंसर है वो लैम्डा से छोटा होगा, लैम्डा से छोटा जो पोजीशन है वो बीटा से भी छोटा होगा। तो आपको ये देखना है कि वो पॉइंट जो जहां जिसको हमको ढूंढने को बोल रहा है वो पॉइंट के बाजू वाला मैक्सिमा कौन सा है। इसमें उसके बाजू वाला मैक्सिमा कौन सा है, 6 बीटा। अब 6 बीटा से नीचे जाओ β/3 या ऊपर जाओ, इंटेंसिटी रह जाती है 1/4। तो हमें कैसे पता चला कि आंसर जो y फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है वो 6 बीटा माइनस β/3 लिखना है, ये 6 बीटा प्लस β/3, क्योंकि सवाल में पूछा है 6th मिनिमा और 6th मैक्सिमा के बीच में। अगर ये लिखा होता 6th मैक्सिमा और 7th मिनिमा के बीच में, तो आप कहते 6th मैक्सिमा और 7th मिनिमा के बीच में, 7th मिनिमा होता है 6.5 और 6 मैक्सिमा होता है 6, तो 6 और 6.5 के बीच में है तो 6 से बड़ा आंसर लेते। ऐड 6 में ही करना है, लेकिन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, वो डिसाइड करना है। मतलब 6 बीटा हमारे पॉइंट का गैप बताएगा कि फ्रॉम 6 बीटा दिस इज इधर बिलो, तो आपको जो मैक्सिमा का नंबर लिखा रहेगा उससे ही आप डिसाइड करेंगे कि हमको कहां से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐड ही करना है या सब्ट्रैक्ट ही करना है, यह डिसाइड होगा
कि उसके अगल बगल वाले पॉइंट का नाम क्या दिखा है। अगर उसके मिनिमा का सेम नंबर लिखा है तो आप समझ जाइए, वो आप डिसाइड कर लेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, एक ऐसा पॉइंट का पोजीशन बताओ जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ है। मैक्सिमम का हाफ इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस π/2 आ जाएगा, यानी 2π/4 आ जाएगा, यानी पाथ डिफरेंस λ/4 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू β/4 आ जाएगा। जो यहां पे β/3 आ रहा है उसकी जगह β/4 आ जाएगा। मैंने बोला ये पॉइंट 8th मैक्सिमा और 9th मिनिमा के बीच में है, तो आप कहेंगे 8th मैक्सिमा से ऊपर है और 9th मिनिमा से नीचे है, तो 8 से ऊपर है तो 8 बीटा प्लस β/4 कर देंगे। अगर 8th मैक्सिमा और 8th मिनिमा के बीच में पूछा रहा होता तो 8 बीटा में से β/4 माइनस कर देते हैं। तो पहले तो इस रिजल्टेंट से यह पता लगाओ कि नियरेस्ट मैक्सिमा से कितना दूर है, और उस नियरेस्ट मैक्सिमा में या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस। तो ये 18 माइनस 1 17 β/3, ये y का वैल्यू हो गया। बीटा का फॉर्मूला लिखें तो लैम्डा कैपिटल d/स्मॉल d लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ऐसा सवाल आ चुका है किसमें, जेईई एडवांस में आ चुका है, तो उस पर ध्यान दे देना, ये बहुत बढ़िया चीज मैंने आपको बताई। चलिए नेक्स्ट चीज है जिसको हम कह रहे थे, नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम कह रहे थे कि अगर हम किसी भी सिस्टम में लाइट रे को वैक्यूम के बजाय, ये हमने पहले भी करा हुआ है, ऑप्टिकल पाथ पहले भी निकाला है, तो अगर इफ लाइट रे मूव्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, then optical path is equal to mu into traveled path। जितना रास्ता उसने चला और जितना उसका ऑप्टिकल पाथ है उसमें जो डिफरेंस है वो लैम्डा का या रेशो दिखेगा। या फिर अगर कोई कहता पानी में 5 सेंटीमीटर चले तो ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया, तो पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा उसको आप वही 5 सेंटीमीटर जो चले उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इफ थिकनेस T is moved in the medium, optical path is mu into T। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि देखो क्या है, हमको सारी कहानी किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करने की आदत है, एयर में सॉल्व करने की आदत है। YDSE किस में चलता है, एयर में चलता है। वेवलेंथ किस में दिया रहता है, एयर में दिया रहता है। तो लोगों ने क्या बोला कि अगर आपको पूरा सेटअप पानी में डाल दो या पूरी जगह पर कोई और मीडियम भर दो तो वेवलेंथ बदल जाएगा, सारी सिस्टम बदल जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो जो सिस्टम है अगर उसको एयर से रिप्लेस कर दूं, उसको एयर से बदल दूं, मतलब वो सिस्टम को हटा के अगर एयर रिप्लेस कर दूं तो वापस पुराना वाला YDSE हो जाएगा। लेकिन एयर रिप्लेस करने पे जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उससे म्यू टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस तुम्हें मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव टाइम इंटरवल का कहानी हो जाता है। आप समझो जरा ध्यान से, मान लीजिए कोई x डिस्टेंस या t डिस्टेंस लाइट रे को ट्रैवल करना है और यहां पे पॉइंट A है और यहां पे पॉइंट B है, तो इसके बीच में डिस्टेंस t है। यहां से लाइट रे एंटर किया, यहां से बाहर निकला, तो तुमने बोला यार ये वाला लाइट रे यहां से A से B चलने में जो टाइम लगेगा A से B में वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड लाइट रे की किसी मीडियम म्यू में जाने पर c/μ हो जाती है, तो मैंने इसको c/μ से डिवाइड कर दिया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, ये टाइम है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं तो μt/c हो गया। इसका मतलब है अगर मुझे एयर में लाइट रे को चलाना हो, लाइट रे विल मूव μt डिस्टेंस इन सेम टाइम, यानी जितने टाइम में ये लाइट रे बाहर आया, देखो वैसे तो ये हुआ कि ये लाइट रे एंटर किया और ये लाइट रे अंदर स्लो हो गया, तो यहां t डिस्टेंस चलने में इसको टाइम ज्यादा लगा। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि अगर इस स्लैब को हटा के यहां पे एयर रखेंगे तो ये स्लैब का जो लेंथ है
उसको टी की जगह म्यूटी जैसा होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कभी आपने टकाशीस कैसल करके एक सीरियल होता था, उसमें जापानीज आपस में किसी किसी कैसल में घुसने की कोशिश करते थे, और यहां पे राक्षस आ गया और पूछा मियां कहां जा रहे हो, यहां से घुसने नहीं देंगे तुम्हें। तो इस तरह का डायलॉग बाजी करके जावेद जाफरी बताता था कि क्या हो रहा है। उसमें अलग अलग टास्क दिए जाते थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भाग के कंटेस्टेंट्स को जाना होता था। मान लीजिए एक कंटेस्टेंट को यहां से एक दरवाजे से एंटर करना है और दूसरी साइड से बाहर निकलना है, जबकि दूसरे कंटेस्टेंट को यहां पे दरवाजा दिया है और यहां पर भी दरवाजा है, लेकिन उसका थोड़ा सा जो रास्ता बना है वो ऐसा बना है। अब मैं अगर दो कंटेस्टेंट्स को भेजूं और दोनों सेम स्पीड से भाग सकते हो, दोनों बिल्कुल सेम स्पीड से, या एक ही कंटेस्टेंट को दो जगह से भेजूं, बोलो बाहर से दिखाऊं पहले, ये रास्ते दिखाई नहीं दे रहे किसी को, दोनों को नहीं पता है कि अंदर रास्ता कैसा है, तो इस बिल्डिंग को दिखा दिया कि तुमको इस दरवाजे से घुसना है, इस दरवाजे से बाहर निकलना है। तो वो कंटेस्टेंट से पूछ लिया तुम ए रास्ते से जाओगे कि बी रास्ते से जाओगे, तो उनने बोला कि एक कुछ ने बोला हम ए रास्ते से जाएंगे, बी रास्ते से जाएंगे। अगर सब बराबर स्पीड से ही भाग सकते हैं और दोनों बिल्डिंग की देखो लंबाई बराबर दिख रही है, तो बताइए किसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो तुम कहोगे इधर वाला रास्ते को ज्यादा टाइम लगेगा, हम कहेंगे देखो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, टाइम क्यों ज्यादा लगेगा। तुम कहोगे स्पीड सेम है लेकिन इसका डिस्टेंस ज्यादा है। कुछ वैसे ही इमेजिन करो कि जैसे यहां से लाइट रे गया, तो बताइए ऐसा नहीं लगेगा कि यहां से निकलने वाला आदमी जल्दी बाहर आ गया और यहां से निकलने वाला आदमी देर से बाहर आया, क्योंकि वो इफेक्टिवली ज्यादा पाथ निकल के गया है। तो जब ये दोनों बाहर आएंगे, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको कम, तो अगर मैं बोलूं इनमें से एवरेज वेलोसिटी किसकी ज्यादा हो गई, तो तुम कहोगे देखो दोनों का बाहर से देखने पर डिस्प्लेसमेंट सेम है और यहां पे टाइम कम लग रहा है, यानी ये ऐसा लग रहा है ज्यादा जल्दी चल के आया, ये धीरे धीरे चल के आया। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ गए कि हम दो चीजें कर सकते हैं। एक, ऐसा मान सकते हैं कि दोनों रास्ते बराबर थे लेकिन यहां पे फास्टर चल रहा है और यहां स्लोअर चल रहा है। दूसरा ये मान सकते हैं कि दोनों में स्पीड सेम थी, ये रास्ता छोटा था, ये रास्ता बड़ा था। तो मैंने क्या सोचा कि यहां पे स्पीड डिक्रीज हो गई ऐसा मान लेते हैं, या फिर ये मान लेते हैं कि स्पीड डिक्रीज नहीं हुई, ये ए बी वाला रास्ता दिखने में ए बी जैसा है उससे भी लंबा। कितना लंबा है, तो ए बी वाला रास्ता दिखने में टी डिस्टेंस जैसा है लेकिन ये एक्चुअली इंटरनली या एयर के म्यूटी डिस्टेंस के बराबर है। तो अगर ये स्लैब को उठा के फेंक दूं और इसको एयर से रिप्लेस कर दूं जिसमें क्रॉस करने में सेम टाइम लगे, अब एयर से रिप्लेस करेंगे तो स्पीड तो घटा नहीं सकते, स्पीड चेंज नहीं होगी, तो जब एयर से रिप्लेस करेंगे तो डिस्टेंस को टी की जगह म्यूटी से रिप्लेस करना पड़ेगा। शायद अब खेल समझ गए कि हाँ सर, तो फिर हम ऐसा करेंगे, मान लीजिए किसी का एक्चुअल पाथ 5 सेंटीमीटर है और उसी का ऑप्टिकल पाथ म्यू इंटू टी करने के बाद 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 5 सेंटीमीटर के स्लैब को हटा दिया। 5 सेंटीमीटर का स्लैब 5 सेंटीमीटर का ही होता है, उसको हटाया और उसको स्वेल करके एयर से रिप्लेस किया। लेकिन एयर का कितना बड़ा स्लैब रखना पड़ेगा, आप कहोगे जब उसको एयर से रिप्लेस करेंगे तो ऐसे जगह बढ़ा के 6 सेंटीमीटर एयर से रिप्लेस करना पड़ेगा, या आपको बोलना पड़ेगा टी डिस्टेंस पे चलने वाला ऑब्जेक्ट टी डिस्टेंस ऑप्टिकली ट्रैवल नहीं करता, ऑप्टिकली वो ऐसा फील होता है उसको कि यार लंबा रास्ता चल के आए, लंबा रास्ता चल के आए। ठीक है ना, ये दोनों का ऐसे लगेगा यार इधर से एंटर कर रहे हैं इधर से बाहर निकल रहे हैं, कमरा एक जैसा ही लग रहा है दोनों को, लेकिन ये इंटरनली ज्यादा रास्ता ट्रैवल करके आया है, ऐसा फील होगा लाइट। तो ऑप्टिकल पाथ हो गया। अब ऑप्टिकल पाथ से होता क्या है, अगर किसी सेटअप को इमर्स कर दो किसी भी मीडियम में, तो यहां पे अटेम्प्ट करने के वैसे दो तरीके हैं। अगर आपको सिंपल पूछा जाए फ्रिंज विड्थ में क्या फर्क पड़ेगा, तो बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है, या तो कैपिटल डी को म्यू इंटू कैपिटल डी कर दोगे, तो बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। आपको ये याद हो गया होगा अब तक कि ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ इन एयर है, लैम्डा डैश इज वेवलेंथ इन न्यू मीडियम,
तो लैम्डा डैश का वैल्यू लैम्डा बाई म्यू हो जाता है, ये हमको पता है क्योंकि जैसे स्पीड बदलती है वैसे ही वेवलेंथ बदलती है, तो वेवलेंथ नई हो गई तो नया मीडियम बन गया। तो हमने इसमें रिप्लेस कुछ नहीं करना है, पूरा सेटअप डिवोगे तो बीटा डैश का वैल्यू बीटा एयर बाई म्यू हो जाएगा, ये सिंपल है। तो बीटा डैश इज बीटा एयर बाई म्यू, एक रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट है कि अगर मान लीजिए लाइट रे को ट्रैवल करा के अच्छा पूरा सेटअप को पानी में डाल दिया है, तो बीटा एयर का वैल्यू मतलब बीटा डैश यानी मीडियम में अब जो नया बीटा है, तो अगर म्यू इज ग्रेटर देन 1 है, ये जो म्यू है ग्रेटर देन 1 है, तो बीटा डैश इज लेस देन बीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगा और पैटर्न, पूरा पैटर्न श्रिंक करेगा, पैटर्न श्रिंक्स। पैटर्न श्रिंक्स का मतलब है ऐसे एक जगह पर मैक्सिमा 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 ऐसा बन रहा था, अचानक श्रिंक हो जाएगा, यानी कि ऐसे पिचक जाएगा दोनों साइड से। सेंट्रल मैक्सिमा यही रहेगा, फर्स्ट मैक्सिमा नीचे आ जाएगा, सेकंड भी थोड़ा नीचे, तो ऐसा लगेगा पिचक गया, पैटर्न पिचक जाता है, ऐसे श्रिंक हो जाएगा। यानी स्क्रीन पे जितने नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आ रहे थे पहले, उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा आ जाएंगे, क्योंकि हर मैक्सिमा मिनिमा पहले से छोटा हो जाएगा, बीटा छोटा हो गया। तो बीटा डिक्रीजेस एंड फ्रिंज पैटर्न श्रिंक्स, श्रिंक करेगा। ठीक है, इसमें कुछ हमने वो ऑप्टिकल पाथ का कुछ नहीं निकाला है, अभी अगले एग्जांपल में करूंगा ऑप्टिकल पाथ के बारे में। यहां पे सिंपल कर दिया कि अगर लाइट रे भेजा, पूरा सेटअप मीडियम में डाल दिया है, तो पूरा सेटअप मीडियम में डाल दिया, तो जब हवा से वेव लाइट भेजोगे तो हवा में उसका वेवलेंथ अलग होगा, लेकिन जैसे ही इस नए मीडियम में जाएगा तो नए मीडियम में वेवलेंथ अलग हो जाएगा। अब नए मीडियम में वेवलेंथ अलग हो जाएगा, तो जब यहां पे नए मीडियम में लाइट रे चलेगा तो नया वेवलेंथ होगा। अब नया वेवलेंथ होगा तो नया बीटा होगा, तो आपको बीटा का वैल्यू चेंज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल अलग है, तो अभी इस एग्जाम्पल को जरा पढ़ेंगे। आप थोड़ा पहले पढ़ लीजिए, बहुत ही इंटेलिजेंट एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल को करने के लिए हमको नए तरीके लगाने पड़ेंगे ऑप्टिकल पाथ के। तो क्या एग्जाम्पल है, इसमें बोल रहा है कि S1 से एक लाइट रे हवा में ट्रैवल करता हुआ किसी पॉइंट P पे पहुंचा, और S2 से एक लाइट रे पानी में ट्रैवल करता हुआ यहां पे किसी पॉइंट P पे पहुंचा। और ये समझ लीजिए P पॉइंट जस्ट बाहर है, जस्ट हवा में है। तो नीचे से ट्रैवल करके आया, जस्ट बाहर आया और ऊपर वाले लाइट रे से मीट कर गया। अब आप कहेंगे यहां पे ऊपर तो सर एयर है, नीचे तो सर कुछ और मीडियम है, तो नीचे का वेवलेंथ तो अलग होगा, ऊपर में वेवलेंथ अलग होगा, दोनों अलग वेवलेंथ के लाइट रे आपस में मीट करेंगे तो इंटरफेरेंस कैसे होगा। मैंने क्या बोला, जस्ट बाहर आ जाए तब मीट कराना है। तो नीचे मीडियम अलग है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आएगा वैसे ही इसका वेवलेंथ एयर वाला हो जाएगा, और जैसे ही एयर वाला हो जाएगा वैसे ही इस सरफेस पे आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें नीचे वाले मीडियम में ट्रैवल करके आया तो नीचे वाले में वेवलेंथ अलग होता है, ऊपर वाले में वेवलेंथ अलग होता है। तो आप यहां पे वेवलेंथ के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, यहां पे बात करेंगे ऑप्टिकल पाथ के टर्म्स में। यानी कि अगर हवा में x डिस्टेंस ट्रैवल किया तो x बोलना है, लेकिन अगर पानी में या किसी मीडियम में x डिस्टेंस ट्रैवल किया तो x नहीं बोलना, म्यू इंटू x बोलना है। आप अगर ये खेल समझ गए तो आप पाथ डिफरेंस भी निकाल लेंगे और यहां पे मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन भी लगा देंगे। अभी आप समझ गए, अगर कुछ रे अलग मीडियम से आए और दूसरे रेज अलग मीडियम से ट्रैवल करके आए और फिर सेम मीडियम में मीट करें, मीट करना सेम मीडियम में, लेकिन ऊपर से एक अलग मीडियम से आ रहा है, नीचे से अलग मीडियम से आ रहा है और फिर आगे चल के मीट कर गए, तो ऊपर वाला जो डिस्टेंस है अगर वो x1 है तो वो म्यू1 x1 हो जाएगा, और नीचे वाला डिस्टेंस अगर x2 है तो वो म्यू2 x2 हो जाएगा, और इनका जो डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस हो जाएगा। फिर उस पाथ डिफरेंस से हम कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बनाएंगे। तो याद रखिए, अगर पूरा मीडियम ही बदल दिया तो एक बार पूरा ही वेवलेंथ बदल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आधा रास्ता अलग मीडियम में है, आधा रास्ता अलग मीडियम में है, बार बार मीडियम बदल के आ रहा है, तो फिर वेवलेंथ बार बार नहीं बदलो, मीडियम को ही एयर में कन्वर्ट कर दो। तो जो ऊपर का मीडियम है, यानी यहां पे मान लो अगर कोई x1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो x1 है, लेकिन जब यहां से x2 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो म्यू इंटू x2 है। ऐसे करने से मैंने क्या बोला कि यहां पानी नहीं है, पानी को मैंने इक्विवेलेंट एयर में कन्वर्ट कर दिया। अब ऊपर भी एयर हो गया
और नीचे भी एयर हो गया और दो एयर के वेव आपस में मीट कर रहे हैं एयर में। तो इस तरह का हमको थिंकिंग लगाना होगा। देखिए सवाल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट विच स्लिट्स S1 S2 इमर्ज इन वाटर as shown in the figure, position of maxima on the surface of water is given by, on the surface of water, ऊपर बाहर, surface of water is given by mu is equal to x square p square m square lambda square minus d square, where lambda is the wavelength of light in air, air में wavelength lambda है, refractive index 1, 2d is the separation between slits, m is integer, find value of p। इसमें जो एक्सप्रेशन बना है इसमें हमको ज्यादा सोचना नहीं है इसके सवाल के बारे में। अगर मुझे किसी भी x डिस्टेंस पे मैक्सिमा बोला तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमा की कंडीशन होती है n लैम्डा, पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा। तो हमने बोला फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा, लेकिन यहां पे इंटीजर का नाम m चल रहा है तो हम इसको लिख देंगे m लैम्डा। फिर देखेंगे क्या हो रहा है। चलिए m लैम्डा लिख दिया। अब यहां से जो रास्ता ट्रैवल होके आया उसमें ये हाइट d है, ये डिस्टेंस x है, तो ऊपर का रास्ता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और नीचे का रास्ता भी वही है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि नीचे का ऑप्टिकल पाथ क्या है? तो ऑप्टिकल पाथ इन वाटर इज म्यू इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ऊपर का ऑप्टिकल पाथ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, वही वाला रूट। तो यहां पे पाथ डिफरेंस हो गया म्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हवा वाला एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये पानी वाला, पानी को भी हवा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये नए हवा का और ये पुरानी हवा का। तो म्यू माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हुआ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को किसके इक्वल कर देते हैं? एम लैम्डा के। तो कुछ रिलेशन बनना चाहिए। म्यू का वैल्यू दिया है 4/3, 4/3 माइनस 1 करेंगे तो 1/3, 3 ऊपर पहुंचा दिया, तो हमारा दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। देख लो ध्यान से। अब डी स्क्वायर को उधर भेज देते हैं और इससे कंपेयर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, उसको कंपेयर करा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बोल रहे हैं इसमें p का वैल्यू बताओ कितना आएगा? p स्क्वायर की जगह 9 स्क्वायर है तो p की वैल्यू हो गई 3। इंटीजर टाइप सवाल है, आंसर आ गया। बोलिए राम जी की है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर अलग अलग मीडियम से लाइट रे ट्रेवल करके आएगा तो हर मीडियम के लिए नया नया वेवलेंथ लिखने की जरूरत नहीं। तो हमने दो केस कर लिए, या तो पूरे मीडियम को ही बदल दो, पूरे मीडियम को अगर एक से बदलोगे तो एक बार वेवलेंथ चेंज कर दो, नए वेवलेंथ से तो फ्रिंज विड्थ वगैरह निकाल दो। दूसरा तरीका क्या है? अगर ऊपर का रास्ता अलग, नीचे का अलग, या थोड़ा पार्शियल रास्ता अलग, दूसरा रास्ता अलग, तो फिर आप अलग अलग रास्ते को एयर में कन्वर्ट कर दो। तो एयर में कैसे कन्वर्ट करोगे? जितना चला उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ये एयर बन गई। ये एयर में ही इतना चला तो इसमें म्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन ये पानी में जितना चला उसको पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर। तो अभी ऐसा लगेगा ये इफेक्टिव एयर के इतने रास्ते के बराबर है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला इतने रास्ते के बराबर, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस आ गया। पार्ट डिफरेंस को एन लैम्डा कर दो तो मैक्सिमा, और ऑड लैम्डा बाई 2 कर दो तो मिनिमा आवेगा। अब दूसरा कहानी कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा पूरा नहीं भर रहा, हमने किसी सोर्स के स्लिट के सामने एक पतला स्लैब लगा दिया है टी थिकनेस का, पूरा नहीं बदला, माने एयर से इस स्लैब के अंदर लाइट रे गई और लाइट रे इस स्लैब से ही बाहर आ गई। बड़ी पतली स्लैब है ये, बड़ा पतला, मतलब टेढ़ा एंटर करे या इधर से एंटर करे तो हम लोग चला हुआ पाथ को टी ही बोलेंगे, उसमें ये नहीं बोलेंगे सर टेढ़ा गया तो टी से ज्यादा ट्रैवल किया, ऐसा नहीं। तो ऑलमोस्ट यही मानेंगे कि सामने ट्रैवल कर रहा है लाइट रे और टेढ़ा भी गया तो भी इसका थिकनेस टी है लाइट रे के लिए। तो अभी अगर स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्लिट, देन ऑप्टिकल पाथ इन द स्लैब, थिन स्लैब है, विल बी म्यू इंटू टी। टी जो है इस स्लैब का थिकनेस है और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका पाथ हो जाएगा म्यू इंटू टी। तो अगर इस स्लैब को हवा से रिप्लेस करें तो ये स्लैब हो जाएगा टी की जगह म्यू टी का, टी की जगह म्यू टी का।
तो यहां पे एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्लैब, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स ऑप्टिकल इज इक्वल टू म्यू टी माइनस टी। इसका मतलब समझना, अगर मैंने बोला मैंने 5 मिलीमीटर की स्लैब लगाई और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 5 सेंटीमीटर की स्लैब बदल के इफेक्टिवली 7.5 सेंटीमीटर की स्लैब की तरह, 5 मिलीमीटर की स्लैब बदल के 7.5 मिलीमीटर की तरह अपीयर होगी। तो अब 5 की जगह 7.5 होगी, तो कितना एक्स्ट्रा पाथ। दिखने में लाइट रे 5 मिलीमीटर चल रही है, लेकिन लाइट रे एक्चुअली में एयर के करस्पॉन्डिंग 7.5 चल रही है। तो यह माना जाएगा कि लाइट रे के ने एक्स्ट्रा पाथ चला है। कितना एक्स्ट्रा? तो म्यूटी चला है अभी टी की जगह, टी की जगह। तो टी नहीं चला और म्यूटी चला, तो एक्स्ट्रा कितना चला? म्यूटी माइनस, यानी अगर स्लैब नहीं होती तो कितना चलते? 5, और स्लैब रख दिया तो 5 की जगह 7.5, तो एक्स्ट्रा कितना चला? समझ गए क्या? 5 की जगह 7.5, तो एक्स्ट्रा चले 2.5, तो म्यू माइनस 1। ये ऑप्टिकल हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्लैब के सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब स्लैब लगाने से होता क्या है? तो यहां पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, अरे ये म्यू माइनस 1 इंटू टी ही ऊपर ही आ गया था। तो ये एक्स्ट्रा पाथ मूव्ड बाय लाइट रे which passes through the slab। तो दो लाइट रे हैं, एक S1 से निकल रही है, एक S2 से। स्लिट के सामने जो लगाया स्लैब, वो एक ही स्लिट के सामने लगाया। अगर ये स्लैब दोनों के सामने लगा दोगे तो फिर स्लैब का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको भी 5 की जगह 7.5 दे देगा, इसको भी 5 की जगह 7.5 दे देगा, तो दोनों को बराबर प्रसाद मिल जाएगा, तो फिर से उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या सेंट्रल मैक्सिमा ओ पर बनेगा? तो आप कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा अब ओ पर नहीं बनना चाहिए। देख लो ध्यान से, यहां से S1 से O और S2 से O ज्योमेट्रिकली कौन सा रास्ता लंबा है? आप कहेंगे S1 से O और S2 से O दिखने में दोनों पाथ बराबर लंबाई के हैं, लेकिन S1 से O वाला एक स्लैब से होके आया है, और स्लैब में जाने की वजह से उसको एक्स्ट्रा मिल जाता है। एक्स्ट्रा केवल लिखा है, ज्योमेट्रिकली उसको टी डिस्टेंस मैंने कॉम्पनसेट करने के बाद एक्स्ट्रा लिखा है। तो ज्योमेट्रिकली वो दोनों बराबर चल रहे हैं, लेकिन ऑप्टिकली ये एक्स्ट्रा चल रहा है। तो ओ पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा, तो ओ पर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा। तो देखिए इस सवाल में यही लिखा है कि सेंट्रल मैक्सिमा खिसक के किसी ओ डैश वाले पॉइंट पे चला जाएगा। तो हमें कैसे पता सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर चला जाएगा? फिर से उसको समझो कि अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो ओ पर दोनों बराबर चलते हैं, ऑप्टिकली S1 वाला ज्यादा चलता है, यानी ओ पर पहुंचने वाले दो रे में से S1 का रास्ता ज्यादा लंबा है। सर देखने में दोनों बराबर लग रहे हैं, दिखने में ज्योमेट्री होती है तो ज्योमेट्रिकली दोनों बराबर है, लेकिन ऑप्टिकली इसको एक्स्ट्रा मिला, तो टोटल पाथ डिफरेंस में इसको एक्स्ट्रा पाथ चलना पड़ रहा है। लेकिन ओ डैश पे जाओगे तो ओ डैश वाला पॉइंट में S2 से डिस्टेंस ज्यादा और S1 से कम है, तो ज्योमेट्रिकली S2 वाला ज्यादा चल रहा है और ऑप्टिकली S1 वाला, यानी S2 वाला उतना ही एक्स्ट्रा चले जितना S1 वाला ऑप्टिकली ज्यादा चल चुका है। तो ऊपर वाले किसी पॉइंट पर ही सेंट्रल मैक्सिमा हमको मिलना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लगा मैंने जो बताया, कि ऐसा नहीं कि अभी सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे हो गए, उस साइड भी खिसक जाएगा, उसी साइड खिसक जाएगा जिस साइड के स्लिट को तुमने स्लैब से कवर किया। तो शिफ्ट ऑफ पैटर्न व्हेन थिन स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्लिट। तो हमने बोला ये जो पूरा पैटर्न है, पैटर्न एंड सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ऐसे नहीं सोचना कि केवल सेंट्रल मैक्सिमा खिसक गया, सारे के सारे चीजें खिसक जाएंगी उसी साइड में जिस साइड स्लैब लगाया। पैटर्न एंड सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट टुवर्ड्स द कवर्ड
स्लिट, अगर एक ही स्लिट कवर्ड है तो उसी स्लिट के साइड में पूरी सिस्टम और पूरा सेंट्रल मैक्सिमा सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। अब कितना शिफ्ट हो जाएगा अगर वो निकालें, तो शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को मैंने मान लो डेल्टा वाई मान लिया, सेंट्रल मैक्सिमा का जो शिफ्ट है उसको डेल्टा वाई मान लिया, तो सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट के लिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब मेरे पास दो तरीके, एक जहां पर शिफ्ट होके पहुंचा वहां पे टोटल पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, टोटल पाथ डिफरेंस 0, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा है तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए टोटल पाथ डिफरेंस 0 होगा। बट हमने बोला एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है और एक ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है। देखो आप ध्यान से, मान लो नया सेंट्रल मैक्सिमा ओ डैश पे है और सेंटर ऑफ द स्क्रीन अभी भी ओ है, ये दो स्लिट्स है। अब मैं आपको कहूं कि दिखने में कौन सा रास्ता लंबा लग रहा है, तो आपने कहा दिखने में हमको S2 वाला लंबा लग रहा है, तो S2 वाले के पास कितना पार्ट डिफरेंस है, d sin थीटा, और S1 वाले के पास कौन सा पार्ट डिफरेंस है, ऑप्टिकल वाला, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो X1 वाले को जितना जो ऑप्टिकली ज्यादा मिला, अगर ज्योमेट्रिकली S2 वाले को उतना ही ज्यादा मिल गया, और ये दोनों कॉम्पनसेट हो जाएं तो फिर हमारे को आपस में कैंसिल होते हुए पैटर्न दिखेंगे। तो डी साइन थीटा में साइन थीटा छोटा होता तो वाई बाई डी लिखते थे, तो वाई की जगह डेल्टा वाई लिख देंगे, तो इसको लिख दिया म्यू माइनस 1 इंटू टी, डी ये जो शिफ्ट है इसको डेल्टा वाई लिख दिया था, तो डी डेल्टा वाई बाई कैपिटल डी ऐसा लिख दिया, तो डेल्टा वाई का वैल्यू आ गया कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है तो आप टोटल पार्ट डिफरेंस 0 करके वहीं के वहीं डेराइव भी कर सकते हैं, टोटल पार्ट डिफरेंस 0 कर लो, ठीक है। एक और तरीका इसमें है, चलो वो नहीं करते, सवाल एक पढ़ लेते हैं। लिखा है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, एक स्लिट पे लगा दिया स्लैब, द मैक्सिमा ऑफ द सेंटर ऑफ फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स बाय वन फ्रिंज विड्थ, यानी डेल्टा वाई जो शिफ्ट होता था उसका वैल्यू बीटा के बराबर कर दिया। डेल्टा वाई का फॉर्मूला हमारे पास था कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये अभी अभी हमने सॉल्व कर दिया। इस फॉर्मूले का वैल्यू एक फ्रिंज विड्थ के बराबर कह रहा है, एक फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, आपस में कट गए, तो हमारा टी यानी थिकनेस का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू माइनस 1। देखो लिखा हुआ है ना, द मैक्सिमा एंड द सेंटर ऑफ फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स बाय वन फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल मैक्सिमा जहां होता था वो उठ के वन फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हो गया, तो आप कहेंगे कि शिफ्ट के फॉर्मूले को 1 बीटा के बराबर कर दिया। तो ये खेल थोड़ा समझ गए आप, ठीक है ना। यहां पे दो स्लिट पे दो अलग अलग फ्रिंज विड्थ लगा दिए, इंट्रोड्यूस अपर एंड लोअर एंड फाइंड द शिफ्ट ऑफ फ्रिंज पैटर्न। तो एक को मिलेगा ऐसे, तो एक को मिलेगा म्यू 1 टी और दूसरे को मिलेगा म्यू 2 टी। अब ये म्यू माइनस 1 इंटू टी नहीं करके म्यू 1 टी माइनस म्यू 2 टी ऐसे कर देंगे, या तो कंफ्यूज हो गए होंगे, चलिए मैं ऐसे कर देता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां लिख दिया म्यू 1 माइनस 1 इंटू टी 1, ये एक का ऑप्टिकल पाथ हो गया, और उसमें से दूसरा वाला म्यू 2 माइनस 1 इंटू टी 2, दूसरे का ऑप्टिकल पाथ माइनस कर दिया, तो नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया, और नेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को डी डेल्टा वाई बाई कैपिटल डी के बराबर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वाई यानी कि फ्रिंज पैटर्न का शिफ्ट आ जाएगा म्यू 1 माइनस 1 इंटू टी 1 माइनस म्यू 2 माइनस 1 इंटू टी 2 अप इंटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया।
बस यहां पे दोनों अपने अपने फ्रिंज पैटर्न बता रहे हैं। एक बोल रहा है मेरी वजह से मिलेगा μ1 - 1 इंटू T1 और दूसरा बोलेगा मेरी वजह से मिलेगा μ2 - 1 इंटू T2। तो दोनों अपने अपने हिसाब से कितना पार्ट डिफरेंस देंगे, उसमें माइनस कर दिया। माइनस क्यों कर दिया? एक ऊपर वाले से मिला, एक नीचे वाले से, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे ना भाई। अगर दोनों से दोनों को बराबर ही मिल रहा है तो जरा भी शिफ्ट नहीं होगा, वापस सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक और स्पेशल केस है कि कई बार सवाल पूछते हैं नंबर ऑफ फ्रिंज कितने बनेंगे ऑन द स्क्रीन। तो इसमें मैं दो केस कराता हूं आपको। केस 1, इफ साइज ऑफ स्क्रीन इज लार्ज। लार्ज साइज है, ये कैसे पता चलेगा? लार्ज साइज पता चलेगा या तो स्क्रीन की हाइट दी होगी कि भाई स्क्रीन की 2 मीटर की हाइट है, तो अगर कैपिटल डी का वैल्यू मीटर में है, स्क्रीन का साइज भी मीटर में है, तो लार्ज साइज हो गया। अगर आपने स्क्रीन के हाइट का वैल्यू नहीं दिया और वो बोला स्क्रीन पे 10 मिलीमीटर तक कितने फ्रिंज बनेंगे, तो ऐसा बोला स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी तो बहुत बड़ा है, लेकिन नंबर ऑफ फ्रिंज जिस जगह पर काउंट करने को बोल रहा है वो जगह छोटी है, तो तुम बोलोगे साइज ऑफ स्क्रीन इज नॉट लार्ज, इट इज स्मॉल। तो साइज कितने साइज पे पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर 1 मीटर दूर है स्क्रीन, कैपिटल डी का वैल्यू 1 मीटर है और हाइट ऑफ स्क्रीन इज ऑल्सो 1 मीटर, तो आप कहेंगे ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, मतलब थीटा लार्ज हो गया, जो एंगल बनाते थे ना टॉप ऑफ द स्क्रीन का। तो इफ एंगल एट central line made by end of the screen is theta और थीटा लार्ज है। देखो अगर कुछ नहीं दिया जाएगा तो थीटा 90 ले लेना है, लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल ले लेना है, लेकिन दिया हुआ है तो थीटा लार्ज दिया हुआ है। तो यहां पे ऐसे ये स्क्रीन है, सेंटर पे एंगल बनाया है, ये थीटा है। अगर थीटा नहीं दिया तो थीटा 90 ले लेना है। चलिए, तो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस एट एंड ऑफ स्क्रीन इज डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा को एन लैम्डा के इक्वल कर दो, तो एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा by lambda. If theta is not given, तो मैक्सिमम थीटा का वैल्यू 90 हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस above central line is n। अब ये n आ गया, अगर ये फ्रैक्शन में तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। जैसे 2.3 है तो आप 2 ले लो, 5.8 है तो 5 ले लो, 6.9 है तो 6 ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। फिर टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज is 2n+1। टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा 2n+1। टोटल डार्क 2n रहता है, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज 2n+1 क्यों हो जाता है? क्योंकि एक जो सेंटर पे होता है उसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। तो यहां 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहां ऐसे बन रहा है कि 7 तक यहां आ रहा है, 7 फ्रिंजेस ऊपर आ गए, तो 7 ही नीचे आ जाएंगे, क्योंकि सिमिट्री होती है, स्क्रीन ऊपर नीचे बराबर होता है। तो 7 नीचे, 7 ऊपर और सेंट्रल मैक्सिमा बीच में, तो 2n+1। सेंट्रल मैक्सिमा को भी ऐड करोगे तो वो +1 वाला फैक्टर बनेगा। तो ब्राइट फ्रिंज का सवाल है, यहां लिखा टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज 2n+1। अबव सेंट्रल लाइन n है, ऊपर n नीचे n बीच में 1, तो 2n+1। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में देखो थीटा का वैल्यू -30 से +30 दिख दिया, तो हम लोग लिख देंगे n इज इक्वल टू डी साइन थीटा बाय लैम्डा। इससे ऊपर के फ्रिंज आ जाएंगे, इतना ही नीचे कर देंगे और टोटल फ्रिंज कर देंगे, टोटल ब्राइट फ्रिंज
2n+1। 2n+1 लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा। b का वैल्यू दिया है 0.320 मिलीमीटर अपार्ट, मिलीमीटर यानी कि 10 का पावर -3। साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10 का पावर माइनस, तो ये 2 तो यहां से कैंसिल हो गए, इंटू 10 का पावर -2 ऊपर भेज दिया, 9 से ये तीनों कैंसिल करे तो 5 ऊपर, ये 10 का पावर 4 ऊपर चला गया। 5 इंटू 2 10 होता है, इसको भी कैंसिल कर दिया, 10 का पावर 3 हो गया। 10 के पावर 3 में हम लोग ये पूरा हटा देंगे तो आंसर 320 आ जाएगा। अब 320 ऊपर है तो 2 इंटू 320 + 1, तो आंसर आ गया 641। यही आंसर है। खेल समझ में आ गया। देखो थीटा का वैल्यू दिया है तो जितना दिया है उतना लेना। अगर कोई बोलता कि कुछ दिया ही नहीं है थीटा, तो यहां थीटा को फिर 90 ले लेते, क्योंकि फिर हम मान लेते स्क्रीन का साइज मेंशन नहीं, मतलब चले जा रहा है, स्क्रीन बहुत ही लंबा है, तो स्क्रीन का कोई साइज नहीं दिया तो आप उसको 90 तक ले लो। तो d/λ का वैल्यू निकाल के फिर उसको 2n+1 में डाल दो, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आ जाएंगे। ये होमवर्क है, आप अपने आप करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने अभी कर लिए हैं। एक जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब हम लोग करेंगे वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में शेप ऑफ फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न का शेप देखिए, वैसे तो आपको बेसिक पिक्चर याद रखनी है कि फ्रिंज का शेप रेक्टेंगुलर बनेगा और पैरेलल टू द स्लिट्स बनेगा। तो इसमें मैं 2-3 केस कराता हूं। ये भी बहुत फटाफट है, याद रखने वाली चीज है। पहला, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर स्लिट्स है, रेक्टेंगुलर स्लिट्स का मतलब है ऐसे सोर्स है, यहां से लाइट रे आ रही है, उसके सामने हमने एक कार्डबोर्ड ऐसा लगाया जिसमें 2 रेक्टेंगुलर स्लिट्स हैं, तो यहां से d डिस्टेंस दूर एक स्क्रीन लगाया और स्क्रीन में जो आपको फ्रिंज पैटर्न मिलेंगे वो ऐसे रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर स्लिट्स में स्लिट्स का बिल्कुल पैरेलल फ्रिंजेस दिखेंगे। तो फ्रिंज पैटर्न इज रेक्टेंगुलर फ्रिंज पैटर्न, पहला। दूसरा, देखो रेक्टेंगुलर ही बोलना है, लेकिन कभी किसी सवाल में अगर रेक्टेंगुलर चारों ऑप्शन में है ही नहीं और ये ऐसा ही दिया हुआ है, स्लिट ऐसा ही दिया हुआ है, या 3D में पूछ लिया या फिर बहुत नजदीक पूछ लिया, तो एक्चुअल शेप ऑफ फ्रिंजेस इन 3D space is hyperboloid, लेकिन स्क्रीन पे ऑन द स्क्रीन एट लार्ज डिस्टेंस, ये जो हाइपरबोलॉइड है, हाइपरबोलॉइड ऐसे बाउल जैसे बनते जाएंगे, सोर्स S1 S2 के ऊपर और नीचे बाउल जैसे बनते जाएंगे, लेकिन लार्ज डिस्टेंस में जाके अगर आप सेक्शन कट करें या स्क्रीन लगाए तो हाइपरबोला का हमको क्रॉस सेक्शन दिखेगा विच इज अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऐसे होगा। मतलब समझ लो कि कैसे बताएं ये, हाँ ये रहा। सिचुएशन ऐसा है कि अगर मान लो जैसे ये नोटबुक है, तो नोटबुक को मैंने ऐसे शेप में बेंड कर दिया। अब ये जो बेंड कर दिया ये शेप हाइपरबोला जैसा है मान लीजिए, तो हाइपरबोला को ऐसे साइड से देखोगे तो आपको इसका एक क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा जो कि आपको एक स्ट्रेट लाइन की तरह, ये हाइपरबोला मैंने बनाया, हाइपरबोला प्लेनर है ऐसे, तो ऐसा प्लेन बन रहा है हाइपरबोला शेप में, और इसका क्रॉस सेक्शन इधर से देखोगे तो आपको एक लाइन की तरह दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन आप इमेजिन कर लीजिए। तो हाइपरबोला आंसर कब बोलना है? अगर यही सिचुएशन में रेक्टेंगुलर आंसर नहीं दिया, वैसे ये रेक्टेंगुलर है लेकिन हाइपरबोला तब बोलना है जब एक्चुअल शेप हाइपरबोलॉइड है, ऑन द स्क्रीन एट लार्ज डिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन
इज विजिबल एज रेक्टेंगुलर। तो अगर बोले कि 3D शेप क्या है, अगर मैं 3 डायमेंशन स्पेस में कहीं पर भी इंटरफेरेंस करूं तो मैक्सिमा जहां जहां बनेंगे उन 3D शेप क्या है? 3D शेप हाइपरबोला है, हाइपरबोलॉइड है, लेकिन हमको स्क्रीन लार्ज डिस्टेंस पे रखने पर रेक्टेंगल दिखते हैं। तो यही आंसर ही हमारा रहेगा एज लॉन्ग एज द ऑप्शन इज रेक्टेंगुलर अवेलेबल। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में बनाना रेक्टेंगुलर था बट रेक्टेंगुलर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर इज हाइपरबोला। ये थोड़ा दिमाग में रखिए। तीसरा जो हमारा एग्जांपल हो सकता है वो ये है कि अगर पॉइंट सोर्सेस है, तो फॉर पॉइंट सोर्सेस एंड स्क्रीन is placed perpendicular to line joining the source। अब आपको मैं स्क्रीन इज प्लेस परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग द सोर्स का मतलब क्या, देखो एक सोर्स S1 है, दूसरा सोर्स S2 है, और इनकी लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर स्क्रीन लगा दिया है। ऐसा अगर स्क्रीन हो, याद रखिए YDSE में ऐसा नहीं होता। YDSE में स्लिट्स 2 इधर होते हैं और यहां पे सामने होता है, और ये भी रेक्टेंगुलर स्लिट्स होते हैं। अगर पॉइंट पिन होल भी है तो भी आपको रेक्टेंगुलर स्लिट की तरह ही स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, यानी रेक्टेंगुलर स्लिट ही बनेगा। ये YDSE है, हम लोग YDSE की बात नहीं कर रहे। तो जो केस हम कर रहे हैं वो अब YDSE नहीं है। YDSE में स्लिट्स दो सोर्सेस होते हैं, वो स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल ही रखे होते हैं, बिल्कुल दोनों पैरेलल होते हैं, यानी स्क्रीन का प्लेन और स्प्लिट्स का प्लेन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बीच में गैप D होता है। लेकिन अब की मैंने बोला कि दो सोर्सेस का लाइन ज्वाइन करते हुए जब तुम ड्रॉ करोगे तो स्क्रीन उसके परपेंडिकुलर प्लेस कर देना। डायग्राम समझना जरूरी है। ऐसे में जो स्लिट्स बनेंगे या फ्रिंजेस बनेंगे, फ्रिंज पैटर्न इज सर्कुलर, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान देना इसमें। फ्रिंज पैटर्न इज सर्कुलर कैसे? यहां से अगर एक लाइट रे भेजा और यहां से एक लाइट रे भेजा तो स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर दोनों लाइट रे के बीच में एक पाथ डिफरेंस आएगा। मान लो ये x1 चल रहा है, ये x2 चल रहा है, तो पाथ डिफरेंस x1 माइनस x2 आ गया, x2 माइनस x1। अब अगर मैं इतने ही डिस्टेंस पे यहां पे नीचे भी चले जाऊं तो भी इसका रास्ता बिल्कुल सेम है और इसका रास्ता भी वैसा ही है। यानी अगर ये x1 है तो ये भी x1 है, ये x2 है, ये भी x2 है, तो यहां पे अगर x1 माइनस x2 है तो यहां पर भी x1 माइनस x2 का पाथ डिफरेंस है। अगर ये ऐसा है तो इस रेडियस के सर्कल पे कहीं पर भी चले जाओ, क्योंकि स्क्रीन ऐसे है और यहां पे 2 पॉइंट सोर्सेस है, तो पूरा कोनिकल जैसा बनेगा। मतलब इस कोन में जो एक स्लांट लेंथ है, यानी ये जो डायगोनल वाली लेंथ है, और दूसरा ये जो बड़ा वाला कोन है उसकी जो टेढ़ी वाली लेंथ है, इनका डिफरेंस एक पॉइंट पर जो आएगा, इस कोन के बेस के सर्कल के हर पॉइंट पर वही पार्ट डिफरेंस आएगा। तो अगर मान लो यहां पे मैक्सिमा बन रहा है तो इस सर्कल पे हर जगह सेम मैक्सिमा बनेगा। इसी तरीके से आगे भी मैक्सिमा, जितने भी मैक्सिमा के अगर मैं सर्कल बनाऊं तो बीच बीच में सर्कल चमकते चमकते दिखेंगे और सारा पैटर्न आपको कैसा दिखेगा? सर्कुलर फ्रिंजेस दिखेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंज के भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो ब्राइट लिखना जरूरी नहीं है, ब्राइट या डार्क कुछ भी लिख दो। तो आपको एक चमकता हुआ सर्कल दिखेगा, उसके ऊपर एक डार्क सर्कल दिखेगा, फिर उसके ऊपर एक चमकता हुआ दिखेगा। इस तरह के सर्कल आपको दिख रहे हैं। पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए, पॉइंट सोर्स से ही कोन बनेगा, और ये वर्टेक्स पे बैठे होंगे कोन के अपेक्स पे। तो आपको कोन बनाना है और सर्कल दिखेगा। आप थोड़ा इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार पॉइंट सोर्स है तो चारों तरफ लाइट रे चलेगा, पीछे वाले पॉइंट सोर्स से भी चारों तरफ चलेगा। तो एक स्पेसिफिक पार्ट डिफरेंस किसी एक पॉइंट पे आया तो पूरे सर्कल पे वैसा ही पार्ट डिफरेंस आएगा। ये 3 केसेस याद रख लीजिए। अगर कुछ नहीं दिया, बोल रहा YDSE में कैसे फ्रिंजेस बनते हैं, आप रेक्टेंगुलर बोल दो। अगर बोलता है कि रेक्टेंगुलर ऑप्शन नहीं देके बोलता है कि अब ये 4 ऑप्शन है और इसमें रेक्टेंगुलर कोई ऑप्शन नहीं है, अब बताइए 3D में या स्क्रीन पास में रखे तो जनरली किस शेप के बनेंगे? तो हाइपरबोला या हाइपरबोलॉइड, ऐसा भी बोल सकते हो। और तीसरा केस है, अगर पॉइंट सोर्सेस के परपेंडिकुलर, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर में स्क्रीन है तो फिर आपको सर्कुलर फ्रिंजेस दिखेंगे। देखिए वही केस आ गया। अब इसमें आपको बताना कैसे दिखेंगे।
Two coherent point sources S1, S2 are separated by small distance d as shown. Fringes obtained on the screen will be concentric circles. आया हुआ सवाल है, एक बार और आया है, 2-3 बार पूछा गया, मेंस में भी आ चुका है, ठीक है। YDSC विद ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब है जैसे हम पहले दो स्लिट्स बनाते थे तो इन दोनों स्लिट पे लाइट रे ऐसे भेजते थे। ये लाइट रे जब इस से पतले होल से बाहर निकलेगा ऐसे चारों तरफ फैल जाएगा, ये लाइट रे भी ऐसे पतले होल से बाहर निकलेगा चारों तरफ फैल जाएगा। और यही वेव नेचर ये बताता है कि चारों तरफ फैल जाएगा, मतलब सामने स्क्रीन पे ऐसा नहीं कि केवल एक लाइट रे पहुंचा यहां से और एक लाइट रे पहुंचा यहां से, नहीं, यहां से चारों तरफ फैल गया तो पूरे स्क्रीन पे सोर्स 1 से भी लाइट रे पहुंचेगा और सोर्स 2 से भी पहुंचेगा। तो स्क्रीन पे दो लाइट रे किसी भी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, एक सोर्स 1 से आ रहा है, एक सोर्स 2 से आ रहा है, दोनों आपस में इंटरफेरेंस करेंगे क्योंकि एक ही सोर्स से मिलके बने। लेकिन ये सामने की तरफ से सोर्स आ रहा है, इसको बोल रहे हैं कि नॉर्मल सोर्स का लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है। लेकिन हम अब जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब है ये दो स्लिट्स जो हमने बनाए S1, S2, इस पे लाइट रे किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, थीटा एंगल पे, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है विच इज नॉट 0, तो ये ऑब्लिक इंसिडेंस बोल रहे हैं। यानी कि लाइट रे सोर्स से लाइट रे जहां से आ रहा है वो सामने से नहीं आके थोड़ा नीचे से आ रहा है या सोर्स कहीं टेढ़ा रख दिया है। ऐसे में एन एडिशनल पाथ डिफरेंस बोल दो या फेज डिफरेंस बोल दो, इज क्रिएटेड बिफोर द लाइट रे हिट द स्लिट प्लेन। यहां पे स्लिट प्लेन पे टकराने से पहले ही एक पार्ट डिफरेंस हो गया। अगर मैं आपको लॉजिकली पूछूं कि आपको ये पूरे लाइट रे में 3-4 लाइट रे में दिखा रहा हूं, एक S1 पे आ रही है, एक S2 पे आ रही है, ये दो लाइट रे दिखा रहा हूं, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा लाइट रे का एक्स्ट्रा पाथ है, लंबा पाथ चल के आ रहा है? दोनों इंफिनिटी से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे देखिए ऐसा लग रहा है कि S2 पहले आ गया और S1 बाद में आ रहा है। S1 से S2 पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमको ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, सर ये तो ऐसे तो आगे भी बनाते थे, हाँ, क्योंकि आगे भी बहुत लार्ज डिस्टेंस पे मीट करता था, कैपिटल डी मच ग्रेटर देन स्मॉल डी था, वैसे ही यहां पर भी जब स्मॉल ये ऐसे लंबे छोटे पाथ से बड़े पाथ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ है यही पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो इस पाथ डिफरेंस को जो S1 S2 के एंटर होने से पहले ही क्रिएट हो गया, यहां पे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, दोनों का परपेंडिकुलर, मतलब दोनों लाइट रे एक ही प्लेन, मतलब एक ही उसमें है, दोनों सेम प्लेन में, या एक ही वेव फ्रंट एक साथ टकरा रहा है। जैसे ये वेव फ्रंट है तो ये ट्रैवल करके आएगा और वो वेव फ्रंट जब टकराएगा तो S1 भी उसी वेव फ्रंट का पार्ट होगा और S2 भी उसी वेव फ्रंट का पार्ट होगा। लेकिन यहां पे जब ये वेव फ्रंट ऐसे ट्रैवल करके आ रहे होंगे तो ये वेव फ्रंट ऐसे ट्रैवल करके आ रहा है और टकरा रहा है, तो S2 वाला इस वेव फ्रंट पहले टकराएगा S2 पे और ये वेव फ्रंट S1 पे बाद में टकराएगा, इतना डिस्टेंस पीछे चल रहा है, तो S1 वाला पाथ एक्स्ट्रा हो गया और S2 वाला पाथ छोटा हो गया। तो S2 से लाइट रे जब अंदर जाएगी तो S1 वाला पाथ बड़ा पहले से ही एक्स्ट्रा है। चलिए, तो स्लिट प्लेन के पहले ही जो हो गया तो उसको हम लोग इनिशियल पाथ डिफरेंस बोल देंगे, इनिशियल पाथ डिफरेंस। इनिशियल पाथ डिफरेंस का वैल्यू यहां पे डेल्टा XI इक्वल टू डी साइन थीटा है, अल्फा कर देते। चलिए, इस एंगल को डी साइन थीटा हमारा पहले वाला आंसर था, इसमें हमने अल्फा एंगल लिख दिया। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद सेंट्रल लाइन इज अल्फा, तो आप कहेंगे यार यहां तो पहले ही पार्ट डिफरेंस अल्फा आ गया, डी साइन अल्फा आ गया, ये जो डिस्टेंस होता था डी होता था, आगे अगर थीटा एंगल पे लेते तो डी साइन थीटा आता था, अभी अगर पीछे से अल्फा एंगल पे इंसिडेंस किया तो डी साइन अल्फा आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इस केस में क्या सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पे रहेगा, आप कहेंगे नहीं, अगर लार्ज डिस्टेंस और YDSE की बात करें तो ये आगे वाला डिस्टेंस भी लार्ज है,
अगर मैं इंसिडेंट रेस को ऐसे अल्फा एंगल से इंसिडेंट करूं तो यहां पे एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ गया डी साइन अल्फा, और अगर यहां पे देखें तो S1 का पाथ बड़ा है S2 से। अब जब सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए तो इसी लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो, तो आप देखोगे कि यहां पे S1 और S2 को ज्वाइन कर दिया जाए इस पॉइंट से, तो यहां पर जो पाथ डिफरेंस बनेगा इसी एंगल पे, ये थीटा एंगल है, तो पाथ डिफरेंस बनेगा डी साइन थीटा। लेकिन यहां अगर सेंट्रल मैक्सिमा बनाना है तो डी साइन अल्फा का वैल्यू डी साइन थीटा होना चाहिए। तो जिस लाइट रे को ऐसे नीचे की तरफ सामने से भेज रहे हो तो सामने सेंट्रल मैक्सिमा था, जितना नीचे एंगल दबा दोगे सेंट्रल मैक्सिमा उतना एंगल ऊपर खिसक लेगा। तो अल्फा इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू अल्फा आ गया। तो ये बहुत सिंपल तरीका है इनिशियल पाथ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। हमने लाइट रे को बीच में नहीं भेजा, उसको थोड़ा नीचे से भेजा, ऑब्लिक इंसिडेंस कर दिया, सामने नॉर्मल इंसिडेंस नहीं करके ऑब्लिक कर दिया, तो सेंट्रल मैक्सिमा भी सेम एंगल ऊपर उठ जाएगा अगर लाइट रे पीछे भी इंफिनिटी से आ रहा है। याद रखिए इंफिनिटी या लार्ज डिस्टेंस से आने पर यहां पे डी साइन अल्फा बन गया। इस डी साइन अल्फा को कॉम्पनसेट करने के लिए देखो यहां पे S1 का पाथ बड़ा लग रहा है, S2 का पाथ छोटा लग रहा है पहले, तो इनिशियल पाथ डिफरेंस में पाथ किसके पास एक्स्ट्रा है? S1 के पास। जब आगे चल के देखोगे तो S2 वाला पाथ लंबा लग रहा है और S1 वाला छोटा लग रहा है, इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ रखा है जिससे S1 वाला रास्ता लंबा हो जाए। तो यहां S1 के S2 का रास्ता लंबा हो जाए राइट साइड में, तो इधर S2 बड़ा कर रहा है, इस तरफ S1 का पाथ बड़ा है, यानी दोनों अगर आपस में कॉम्पनसेट हो गए तो यहां सेंट्रल मैक्सिमा पे नेट पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। अभी हम लोग स्लिट वगैरह के सामने कोई स्लैब नहीं लगा रहे, सिंपल सवाल। एक सवाल देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। अ कोहेरेंट पैरेलल बीम ऑफ माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 0.5 मिलीमीटर। अब देखो माइक्रोवेव थोड़ा पंगेबाजी होती है। माइक्रोवेव में सर क्या पंगा है? माइक्रोवेव की वेवलेंथ नॉर्मल लाइट की वेवलेंथ की तरह नहीं होती। नॉर्मल में वेवलेंथ का वैल्यू नैनोमीटर में चलता है और माइक्रोवेव में मिलीमीटर में चलता है। तो माइक्रोवेव मतलब नॉर्मली हम जब पढ़ रहे थे ये YDSC तो हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट यूज कर रहे थे 400 से 700, तो हमारा लैम्डा बहुत बहुत छोटा था, उसके हिसाब से कैपिटल डी और स्मॉल डी बनाए गए थे। लेकिन अगर लैम्डा बहुत बड़ा है तो फिर कैपिटल डी और स्मॉल डी में ज्यादा डिफरेंस नहीं भी होने पर हमको YDSC का पैटर्न आराम से दिखने लगेगा। तो थोड़ा समझना कि लैम्डा अनयूजुअल है इस सवाल में, इसलिए जब आप n लैम्डा लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो डिस्टेंस आए बहुत छोटा है, वो डिस्टेंस बहुत बड़ा भी आ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे और उसमें अप्रोक्सीमेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे। लैम्डा थोड़ा अनयूजुअल होता है ऐसे में। कोहेरेंट बीम ऑफ वेवलेंथ 0.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर में तो चल रहा है इसका वेवलेंथ, देखो। फॉल्स ऑन यंग्स डबल स्लिट apparatus, द सेपरेशन बिटवीन slits is small d का वैल्यू 1 मिलीमीटर है। The intensity of microwave is measured on the screen parallel to the plane of slits. The distance 1 meter from as shown. तो कैपिटल डी और स्मॉल डी जैसे नॉर्मल होता वैसे ही दिया है। If incident beam falls normally on double slit apparatus, find y coordinate of all interference minima on the screen. अब हम लोग जरा सोच लेते, अभी ये नॉर्मली है, यानी कि यहां पे 30 डिग्री जो दिखा है, फोटो से नहीं कंफ्यूज होना, फोटो सेकंड पार्ट का है। अगर हमने नॉर्मली इंसिडेंस किया तो पूछा गया है कि मिनिमा कहां कहां मिलेंगे। तो मैंने ऐसे सोचा कि हमारा जो किसी भी एंगल थीटा पे जो पाथ डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला डी साइन थीटा होता है। तो डी साइन थीटा का वैल्यू अगर मैं एन लैम्डा के बराबर करूं तो मुझे मैक्सिमा मिलेगा, ऑड लैम्डा बाई 2 करेंगे तो मिनिमा मिलेगा। तो हम उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले डी साइन थीटा के हिसाब से या ऑड लैम्डा बाई 2 के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहां ऑड लैम्डा बाई 2 कर दिया, मतलब पहला नंबर मान लो मैं लैम्डा बाई 2 कर देता हूं, फिर 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे अलग अलग बनाते देखते कितने मिनिमा बन रहे। नहीं तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते थे डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा से कि कितने मैक्सिमा बन रहे, और हर दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है, उससे भी काउंटिंग आ जाती। तो आप समझना ध्यान से, यहां पे डी की जगह 1 मिलीमीटर लिख दिया, साइन थीटा का वैल्यू लिख दिया, इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू 0.5 बाई 2 लिख दिया, तो साइन थीटा का वैल्यू आया ये 1/4। तो पहला मिनिमा आया, फर्स्ट मिनिमा आया 1/4 पे, फिर ये तो पहला हो गया। दूसरा साइन थीटा का वैल्यू के लिए 3 लैम्डा बाई 2 डी कर देंगे, डी की जगह
1 मिलीमीटर है, लैम्डा की जगह 0.5, तो ये 1/2 हो रहा है, यानी साइन थीटा 2 का वैल्यू आया 3/4। तो पहला आ गया 1/4, दूसरा आ गया 3/4, तीसरा कहां पे होगा, तो साइन थीटा 3 का वैल्यू आ जाएगा 5/4, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये सवाल में ऐसा पूछा है तो हजारों मिनिमा तो बन नहीं रहे, 2-3 ही बन रहे, उनके पोजीशंस पूछे, तो साइन थीटा के वैल्यू पहले हमें आ गए। अगर साइन थीटा के वैल्यू हमें आ जाए तो टैन थीटा के वैल्यू आ जाएंगे। याद रखिए साइन थीटा बहुत छोटा नहीं है, तो मैंने इसके करस्पॉन्डिंग टैन थीटा 1 का वैल्यू निकाला, तो y/d हो जाएगा बाद में, लेकिन ये 1/4 है, यानी 16 - 1, तो हाइपोटेनियस 4 है, तो ये √15/4 ऐसे हो गया। और इस साइन थीटा 2 का वैल्यू है ये 16 और ये 9 है, माइनस करेंगे तो टैन थीटा 2 का वैल्यू √7/4 है। अब मेरे को दोनों टैन थीटा आ गए, तो y/d कर देंगे, तो d इंटू √15/4, ये पहला मिनिमा आ गया, और y2 का वैल्यू आ गया d इंटू √7/4। ये दो मिनिमा हो गए, क्योंकि तीसरा मिनिमा पॉसिबल नहीं है, थर्ड मिनिमा नहीं पॉसिबल है, सेकंड मिनिमा पॉसिबल है, और फर्स्ट मिनिमा भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आ ही नहीं रहा, तो दो ही निकालने हैं, लेकिन यहां प्लस माइनस और यहां प्लस माइनस कर दिया, क्योंकि ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा। तो आपको खेल समझ में आ गया। सर ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो हम लोगों को d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा किया, यहां पे फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले नहीं लगेंगे। देखो आप समझ जाओ, फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले आपको याद होगा, नंबर बहुत छोटा हो और ये YDSE में सब कुछ यूजुअल हो रहा हो, यानी नैनोमीटर की वेवलेंथ हो, कैपिटल D स्मॉल d, ये सब। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो बैक टू बेसिक d साइन थीटा वाला फॉर्मूला हमेशा काम करता है, उसको यूज करिए YDSE में। चलिए, इफ द इंसिडेंट बीम मेक्स एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, डॉटेड लाइन, फाइंड द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब पहले तो ये बताओ कि अगर लाइट रे ऐसे 30 डिग्री पर आके पीछे से इंसिडेंट होगा, तो क्या उसी लाइट रे के रास्ते पे आगे चल के यहां पे 30 डिग्री पर ही मिनिमा बन जाना चाहिए, क्योंकि पीछे वाला पार्ट डिफरेंस d साइन 30 हो जाएगा, तो आगे वाला पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा सेंट्रल मैक्सिमा को कैंसिल करेगा। तो हम लिख देंगे सेकेंड पार्ट में, पोजीशन ऑफ या हाइट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज YCM इज इक्वल टू d इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 30 होता है 1/, ये देखिए, तो ये d/√3 पे तो सेंट्रल मैक्सिमा चला गया, क्योंकि यहां पे हमने 30 डिग्री पर ही इसका, ये सीधा लाइन ऐसे बना दो, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि फर्स्ट पहला स्लिट में S1 ज्यादा चल रहा है, तो दूसरे वाले में S2 ज्यादा चलना चाहिए, तो यहां d साइन थीटा यहां से d साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, यानी थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया। तो जितना पैरेलल बीम को नीचे की तरफ दबाओगे सेंट्रल मैक्सिमा उतना ही एंगल ऊपर चला जाता है। ये हमारा खेल समझ में आ गया हमें। तो यहां d/√3 पे तो पहला ही 30 डिग्री है ना, तो d/√3 पे सेंट्रल मैक्सिमा आ गया। अब सेंट्रल मैक्सिमा है, पहले सेंट्रल मैक्सिमा होता था यहां बीच में, वहां से थोड़ा ऊपर में फर्स्ट मिनिमा होता था, और वहां से थोड़ा नीचे भी होता था, ऊपर भी होता था। अब ये √3 पे पहुंच गया है सेंट्रल मैक्सिमा। तो हम लोग अभी सेंट्रल मैक्सिमा के लिए टोटल पार्ट डिफरेंस यहां 0 है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर चले जाते हैं और वहां के लिए पार्ट डिफरेंस का वैल्यू λ/2 कर देते हैं। फर्स्ट मिनिमा निकालना है ना, फर्स्ट मिनिमा, तो ऐसे कर देते हैं। एक पेज लगा देता हूं, वरना तो नहीं, पेज है। देखो क्या समझ गए, हमने ये मान लिया कि सामने किसी एंगल θ1 पर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस यानी S2P माइनस S1P, सामने वाला पार्ट डिफरेंस जो होता है ये वाला S2P माइनस S1P का वैल्यू हो जाएगा d साइन θ1, और पीछे जो लाइट रे आ रहा है
वो 30 डिग्री पे आ रहा। अब हमें सेंट्रल मैक्सिमा नहीं निकालना, तो हम 30 से 30 कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हमने ये θ1 पे मान लिया फर्स्ट मिनिमा है। यहां से पीछे से जो लाइट आ रहा है 30 डिग्री पे आ रहा है, तो यहां का जो पार्ट डिफरेंस हो गया d sin 30 हो गया। ये S1 को ज्यादा, ये S2 को ज्यादा, तो d sin θ1 माइनस d sin 30 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कर दिया एक ऑप्शन। तो d sin θ1 इक्वल टू लैम्डा बाई 2 प्लस d sin 30। लैम्डा का वैल्यू है 0.5, तो ये हो जाएगा 1/4, डी का वैल्यू है 1 और साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/2, ये हो जाएगा 3/4। θ1 का वैल्यू वही आ गया, तो हमारा आंसर प्लस में चला गया, यानी कि साइन θ1 का वैल्यू हो गया 3/4, तो tan θ1 का वैल्यू हो गया √7/4, तो y फर्स्ट मिनिमा का आ गया d इंटू √7/4। थोड़ा सॉल्विंग है, देख लो। और दूसरा हमने कर दिया कि एक फर्स्ट मिनिमा यहां पे होगा d sin 30 माइनस d sin θ2, ये फर्स्ट मिनिमा है बिलो सेंट्रल मैक्सिमा। एक फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर होगा, यहां मान लो सेंट्रल मैक्सिमा आया था, तो एक उसके ऊपर हो गया, एक उसके नीचे हो गया, तो हमने d sin 30 माइनस d sin θ2। देखो यहां देखो दो तरह के पार्ट डिफरेंस है। ये जो लाइट रे पीछे से आ रहा उसमें S1 को ज्यादा मिल चुका है S2 से, और आगे अगर S2 को ज्यादा चला दिया और इतना ज्यादा चला दिया कि S2 वाले का पार्ट डिफरेंस S1 वाले के पार्ट डिफरेंस से λ/2 ज्यादा है, तो यहां पे फर्स्ट मिनिमा बन जाएगा। ऐसे बोला कि यहां पे S1 के ऊपर पार्ट डिफरेंस आ चुका है d sin 30, और S2 के ऊपर भी कोई पार्ट डिफरेंस होगा, लेकिन अगर S1 का पाथ वैल्यू S2 के पाथ वैल्यू से λ/2 ज्यादा है, तो भी यहां पे फर्स्ट मिनिमा बन जाएगा। तो इसको एक बार इस S2 माइनस S1 का पार्ट डिफरेंस λ/2 कर दिया, एक बार S1 माइनस S2 का, ये S1 का पाथ है, ये S2 का पाथ है, इनका डिफरेंस हमने माइनस, यहां पे S2 का पाथ माइनस S1 का पाथ लिखा। अब देखो उल्टा कर दिया, इक्वल टू λ/2, तो d sin θ2 इज इक्वल टू d sin θ माइनस λ/2 करा, तो 1/2 माइनस 1/4, ये 1/4 आ गया। तो फिर वही tan θ2 का वैल्यू आया 1/√15, नहीं √15/4, तो y का वैल्यू आया ठीक है। अरे हम साइन थीटा से tan थीटा ही गलत लिख रहे हैं तब से। tan थीटा ही सब जगह गलत लिख दिया, हाइपोटेन्यूज तो आना ही नहीं है यहाँ। tan थीटा गलत है भाई, बहुत बहुत मुआफी चाहूंगा। हाँ, tan थीटा का वैल्यू इस केस में है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे 3 है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर 3 और बेस √7। मैंने tan थीटा गलत सॉल्व कर दिया था, चलिए इधर भी यही कर देते हैं। यहां पे tan थीटा का वैल्यू भी हमने जो सॉल्व किया, परपेंडिकुलर है √7, नहीं परपेंडिकुलर है 3 और बाय √7, तो परपेंडिकुलर है 3 बाय √7, और कभी कभी दिमाग काम नहीं करने लगता है, वही हुआ है, बहुत बहुत सॉरी। परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √15, 1 बाय √15, ये हमारे आंसर 2 आ गए। ये होमवर्क हो गया, आपको ट्राई करना
अब पाथ डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, इसका एक सवाल करेंगे, एक होमवर्क दूंगा। पाथ डिफरेंस देखो, ये हमने वेव में पढ़ा था, इन मैकेनिकल वेव भी पढ़ा था। वेव नोड इज फॉर्म्ड एट फिक्स्ड या डेंसर बाउंड्री, फिक्स्ड या डेंसर बाउंड्री। वहां पे हमने नोड जब डेंसर बाउंड्री पे बना था, इसका मतलब है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब फेज डिफरेंस पाई होना चाहिए या फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस इक्वल टू पाई। तो ये अब से रूल हो गया क्या, व्हेन रे या व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर बाउंड्री, an extra path difference of lambda by 2 is introduced at the boundary between incident and reflected waves। मैं आपको थोड़ा बताता हूं। मान लीजिए ऐसा एक वेव है जो बाउंड्री पे टकराने जा रहा है और यहां से टकरा के ये वेव ऐसे लौट के आ रहा है। अगर ये डेंसर बाउंड्री है, यानी इसके आगे का मीडियम डेंसर और पहले का रेयरर है, और ये वेव हमने भेजा, तो यहां इस आखिरी वाले पॉइंट पर नोड बनता है। और नोड का मतलब है नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो होता है जब एक वेव पल्स जितना ऊपर हो दूसरा वेव पल्स उतना ही नीचे हो। मतलब बाउंड्री पे अगर जाने वाला वेव ऐसे टकराया तो लौटने वाला वेव ऊपर से नहीं आएगा, ये नीचे से ऐसे आएगा। तो आप कहेंगे यार जो टकराने वाला पॉइंट है उसमें दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट फेज में होता है, मतलब एक जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, तभी यहां नोड बनेगा। कैंसिल नोड का मतलब है जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब है आपस में कैंसिल होने चाहिए। तो कैंसिल दो वेव तभी होते हैं जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होता है जब पाई का फेज डिफरेंस हो या लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस। तो मैंने बोला इसका मतलब है जब भी लाइट रे भी अगर मीडियम से टकराएगा और डेंसर बाउंड्री से टकराएगा, जैसे मिरर से रिफ्लेक्ट होगा लाइट रे, तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगा वहां पे दो वेव होंगे, एक इंसिडेंट वेव होगा और एक रिफ्लेक्टेड होगा। दोनों का आखिरी पॉइंट जो बाउंड्री पे बैठा है सेम है, जाने वाला वेव भी उस पॉइंट को टच कर रहा है और आने वाला वेव भी उस पॉइंट को टच कर रहा है। जितना एनर्जी टक्कर मारेंगे उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट होके आना है, लेकिन एक एनर्जी अगर पॉजिटिव फेज में है तो दूसरा नेगेटिव फेज में होगा। डेंसर बाउंड्री का ये रूल है। तो आपको इंट्रोड्यूस करना है कितने का पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 का। ये दिखाई नहीं देता, ये अपने आप लेके चलना है, अपने आप मान के चलना है हमेशा, अपने आप। मतलब ये ऐसे नहीं कि सर ये तो दिख ही नहीं रहा हमें, तो वेव ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा, वो सब नहीं है। देखिए अब सवाल समझना, लिखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट पी। मैक्सिमा लिखा, हाँ मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट पी। अब आप सोचो एक वेव ऊपर से आई, ऊपर से आके मिरर से टकराया वेव और टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस पहुंचा पी पे। तो आप कहेंगे पी पे दो तरह के वेव है, एक डायरेक्ट आ रहा है और एक नीचे से टकरा के वापस पी पे पहुंचा है। तो पी पे दो वेव हो गए। फिर आप ये कहेंगे सर जो आ रहा है ट्रेन, जैसे ऊपर से एक ट्रेन आ रही है और नीचे से टकरा के उसका, जैसे एक ट्रेन ऊपर से आई, इंजन उसका टकराया। कभी स्नेक वाला गेम खेले हो तो स्नेक वाले गेम की तरह ऐसे सांप आया और टकरा के मान लो रास्ता ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो सांप अपनी पूंछ को के किसी पॉइंट को कट करेगा। जैसे कि अगर ये आया और टकरा के उसका इंजन, कोई ट्रेन आई टकराई, उसका इंजन वापस चलने लगा, तो हो सकता है जब पी पॉइंट पे पहुंचेगा इंजन तो इस समय ट्रेन का कोई 8वां या 10वां डिब्बे के सामने आ गया है। तो आप कहेंगे ये रास्ता पूरा इनका पाथ डिफरेंस है। फिर से मैं बोलता हूं, अगर एक वेव ऊपर से आ रही है और वही टकरा के वापस जा रही है, तो ये वाला वेव का पॉइंट अपने आने वाले इस पॉइंट के साथ इंटरैक्ट करने लगेगा पी पॉइंट पर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पाथ डिफरेंस, तो तुम बोलोगे एक वेव जो टकरा के आ रही है वो x डिस्टेंस नीचे से टकरा के आ रही है, मतलब ये भी x है ये भी x है, तो ये x
और x मिलके टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2x हो गया। मतलब पहला वाला वेव 2x एक्स्ट्रा चल के पीछे वाले वेव से या पीछे आने वाले वेव से इंटरैक्ट करेगा। तो इनके बीच में कितने का पाथ डिफरेंस है, 2x का तो पाथ डिफरेंस है, क्योंकि ये x नीचे आया और फिर टकरा के x ऊपर गया। तो अपने जिस पॉइंट से इंटरैक्ट करेगा उससे आगे वाला पॉइंट हमेशा 2x डिस्टेंस आगे वाला है, तो 2x का तो पाथ डिफरेंस हो गया। लेकिन यहां रिफ्लेक्शन की वजह से, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एन एडिशनल पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 इज इंट्रोड्यूस्ड। तो आप हमेशा बाय डिफॉल्ट उस रास्ते को लैम्डा बाय 2 एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो पहला मतलब जो आगे वाला वेव है वो x डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला लेंथ वाइज, फिर टकराया लैम्डा बाय 2 वहां से मिला और फिर x ऊपर गया, यानी टोटल पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पर आया 2x प्लस लैम्डा बाय 2। x डिस्टेंस आगे चला, फिर लैम्डा बाय 2 मिला। अभी तुम कहोगे सर लैम्डा बाय 2 कहां मिला, वो आपको मैजिकली मानना है कि टकराने पर लैम्डा बाय 2 अपने आप मिल जाता, वो अंदर छुपा हो जाता है, वहां पे लैम्डा बाय 2 और ऐड कर देना है। तो टकराने का लैम्डा बाय 2 ऐड किया और 2x आया एक्स्ट्रा, जो पाथ नीचे गया फिर ऊपर आया। तो 2x प्लस लैम्डा बाय 2 इज फॉर मैक्सिमा। अब मैक्सिमा के लिए मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो कम से कम 1 लैम्डा करोगे। अगर बोला उसके आगे का होता तो 2 लैम्डा करोगे, 3 लैम्डा करोगे, लेकिन मिनिमम पूछा है तो मिनिमम वैल्यू रखोगे, तो कम से कम लैम्डा तो रखोगे। तो यहां लैम्डा की इक्वल कर दिया, तो 2x का वैल्यू आया लैम्डा बाय 2, x का वैल्यू आया लैम्डा बाय 4। ये हमारा आंसर है। ये आंसर ज्यादातर बच्चों का लैम्डा बाय 2 आ सकता है कि अगर उन्होंने लैम्डा बाय 2 को टकराने पर इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो ये सवाल उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन आपको ये याद ऐसे ही करके जाना है कि जहां पर लाइट रे टकराएगा वहां पे लैम्डा रिफ्लेक्शन के जस्ट इमीडिएटली बाद लैम्डा बाय 2 आपको इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि ये मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मिरर से रिफ्लेक्ट होना और टीआईआर होने में डिफरेंस होता है। टीआईआर में डेंसर मीडियम से चलता रे टकरा के डेंसर मीडियम पे वापस आता है, यानी रेयरर बाउंड्री से टकराता है। तो फेज डिफरेंस फिर लैम्डा बाय 2 नहीं ले, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 नहीं लेना। तो हमने लिखा है नो लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस इन टीआईआर। ये भी आप लिख लो, टीआईआर पे नहीं लेना है, क्योंकि टीआईआर में लाइट रे ऑलरेडी डेंसर मीडियम में चल रहा है, तो जिस बाउंड्री से टकराता वो बाउंड्री रेयरर बाउंड्री है। यहां पे लाइट रे एयर में चल रहा है और मिरर या ग्लास की बाउंड्री से टकरा के लौट रहा है। तो ग्लास डेंसर मीडियम आगे आना चाहिए। रेयरर मीडियम में चलने वाला वेव डेंसर के सरफेस से टकरा के लौटे। अभी उसमें ग्लास के अंदर वाला से अगर लाइट रे चल रहा है और टीआईआर हो रहा है तो टीआईआर में लैम्डा बाय 2 नहीं देंगे। ये सवाल भी बहुत सिंपल है। इसमें एक लाइट रे ऐसे आ रहा है और ऐसे पैरेलल बीम आ रहा है, फिर ये लाइट रे पहला वाला यहां से टकराया और फिर यहां पे आके मीट करा और ये पी वाले पॉइंट पर डायरेक्टली लाइट रे आ रही है। तो आप कहेंगे कि पी पॉइंट पर 2 लाइट रे पहुंच गए, एक तो ये वाला पैरेलल बीम आ रहा है और एक ये वाला पैरेलल बीम टकरा के आ रहा है। तो आप कहेंगे कि भाई ये तो एक्स्ट्रा पाथ हो गया, किसके पास, इस वाले। मान लो ये रास्ता नंबर 1 है और ये रास्ता नंबर 2 है, तो किसका पाथ लंबा लग रहा है? तो आप कह रहे हैं रास्ता नंबर 1 का ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इतना पाथ एक्स्ट्रा है x1 और ये पाथ एक्स्ट्रा है x2, और x1 प्लस x2 के साथ कितना और ऐड कर देंगे टकराने की वजह से, यहां पे मिलेगा लैम्डा बाय 2। तो टोटल पाथ डिफरेंस इज x1 प्लस x2 प्लस लैम्डा बाय 2। अब x1 x2 का वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस d है और यहां पे ये x2 मैंने लिखा है, ये एंगल थीटा ही लग रहा है। देखो ये डॉटेड लाइन है, ये पैरेलल लग रहा है, तो ये थीटा हो गया, तो ये d है, तो ये वाला लेंथ हो गया d सेक थीटा। तो x2 की जगह d सेक थीटा लिख देंगे। अच्छा ये d सेक थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया। तो ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल एक और लग रहा है, ये d सेक थीटा है और यहां पे थीटा थीटा 2 थीटा लग रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। यहां पे 90 डिग्री है। फोटो अच्छा नहीं बना है।
ऐसे, यहां परपेंडिकुलर है, यहां थीटा और थीटा 2 थीटा है, ये डी सेक थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये 2 थीटा से डी सेक थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, तो हमारे को x1 का वैल्यू भी आ गया, x2 का वैल्यू भी आ गया और लैम्डा बाई 2 भी आ गया। ये जो टोटल पार्ट डिफरेंस है इसको मैक्सिमा के लिए पूछा है, तो मैक्सिमा के लिए हम इसको लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा यानी n लैम्डा के इक्वल कर देंगे, और अब जब सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 1 2 3 4 रखने से कुछ थीटा के वैल्यूज आने लगेंगे। तो एक वैल्यू कोई निकालना है, इसको सॉल्व करके देखना आप, ठीक है। एक कहानी है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा सर्कुलर प्लेन, ये अलग अलग सवाल है जो कभी ना कभी दिखेंगे। ये सवाल भी 2019 में आया जेई में, और उसके पहले एडवांस में भी 2-3 बार पूछा गया है। देखो यहां पे S1 और S2 के बीच में पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, मतलब, और सेंटर, और ये जो है डिस्टेंस बहुत, या ये टोटल रेडियस जो है सर्कल का 5 लैम्डा है। तो यहां पे हम चले गए, यहां पे इस S1 S2 को ज्वाइन करते हुए आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और इसके परपेंडिकुलर में भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको यहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा मिलेगा, और यहां पर भी पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा मिलेगा, क्योंकि एक रास्ता S2 से आएगा और एक S1 से आएगा, और S1 का रास्ता S2 के रास्ते से 2 लैम्डा एक्स्ट्रा है, वहां पर भी ऐसा ही दिखेगा। तो यहां 2 लैम्डा हो गया, यहां 2 लैम्डा हो गया। अच्छा, यहां परपेंडिकुलर में जो लाइन ड्रॉ करी उसका S1 S2 से डिस्टेंस बराबर है, तो यहां भी पाथ डिफरेंस 0 है और यहां भी पाथ डिफरेंस 0 है, तो ये पता चल गया कि ये 2 लैम्डा, ये 0 है। तो 2 से 0 की तरफ आओगे तो एक लैम्डा यहां मिलेगा, एक लैम्डा यहां मिलेगा, एक लैम्डा यहां मिलेगा, एक लैम्डा यहां मिलेगा, क्योंकि 2 लैम्डा से छोटा लैम्डा और लैम्डा से छोटा 0। तो अगर हमको अलग अलग 4 ये मिल गए तो हमको कितने हो गए टोटल? टोटल 12 हो गए। देखो इसमें 1 2 3 इधर है, नहीं 1 2 3 है, नहीं 12 तो नहीं हुए, 4 और 4 8 हुए, तो टोटल मैक्सिमा 8 है, टोटल मिनिमा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिनिमा भी 8 है। तो आप ऐसे ही काउंटिंग भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है कहानी में, ज्यादा ट्विस्ट। बट ये अगर ये 2 लैम्डा की जगह 2.1 लैम्डा होता तो ये मतलब 2 और बढ़ जाते इसमें, ठीक है। डिफ्रैक्शन हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।